गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबीजी राम जी जो भारत सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई है, आज उसमें सरकार के पक्ष रखने के लिए इस प्रेस वार्ता में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री और बैंकुटपुर के सम्मानित विधायक आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, साथ ही एनडीए में जिला अध्यक्ष रामविलास पासवान, लोजपा के जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद सिंह जी, जिला महामंत्री दीपक कुमार दीपू जी, जिला के उपाध्यक्ष दुर्गा राय जी, जिला महामंत्री राजू चौबे जी सहित राजेश बर्नवाल जी सहित यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मीडिया कर्मी, प्रेस मीडिया से जुड़े हुए सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्ष के द्वारा जो बीबी राम जी योजना के संदर्भ में कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लोगों को बरगलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पक्ष आज आप लोगों के बीच आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी रखेंगे। हम आग्रह करते हैं मिथिलेश तिवारी जी प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष श्री संदीप गिरी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला अध्यक्ष श्री विनोद सिंह जी, लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष भाई सुधांशु मिश्रा जी, हमारे पार्टी के महामंत्री श्री राजू चौबे जी, श्री पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री दुर्गा राय जी, हमारे दूसरे महामंत्री श्री दीपक कुमार दीपू जी, अन्य सभी पार्टी के नेतागण और मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी सम्माननीय पत्रकार मित्रों, आज जब जी राम जी की चर्चा हो रही है तो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के पेट में दर्द हो रहा है और बहुत तेजी से इसका विरोध लोग कर रहे हैं। अब हम लोग उसको खोजने में लगे हैं कि इनका विरोध है किस चीज का। तो वो जो तर्क दे रहे हैं और जो जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उसी को आप सबके सामने रखने के लिए यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनका सबसे लोकप्रिय श्लोक था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये बराबर महात्मा गांधी जी इस मंत्र का जाप किया करते थे और जब उनका वो अपना शरीर छोड़े तो उनके मुख से जो अंतिम शब्द थे वो शब्द था हे राम। मतलब महात्मा गांधी जी के कण कण में राम थे और भारतीय जनता पार्टी के भी कण कण में राम है। जब हमारी पार्टी का जनसंघ के रूप में हम इस देश की राजनीति को दिशा देने के लिए आए तो हमने 3 संकल्प लिए और उस संकल्प में सबसे बड़ा संकल्प था, वह संकल्प था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मतलब हमारा संकल्प ही राम से शुरू हुआ। तो महात्मा गांधी जी के कार्य को हमने आगे बढ़ाया। उनके कण-कण में राम थे, वो राम राज्य देश में लाना चाहते थे और हमारी पार्टी के नीति, सिद्धांत और हर कुछ सीधे सीधे राम जी से जुड़ा हुआ है। अब जब मनरेगा, चूंकि आप सब जानते हैं कि मनरेगा के माध्यम से एक बार लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण करते हुए कहा कि हम मनरेगा को समाप्त नहीं करना चाहते क्योंकि कांग्रेस का चेहरा इसी मनरेगा के माध्यम से देश की गरीब जनता देखेगी। उस मनरेगा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और बहुत सारे ग्रामीण विकास के भी कार्य किए। लेकिन आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हर चीज का श्रेय लेने में लगी रहती है, इसलिए आज अगर एक नया कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है
जिस कानून का नाम गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी राम जी के नाम से है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को विस्मय करने का, आश्चर्य करने का, विरोध करने का कोई विषय ही नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जो मनरेगा था उसमें न्यूनतम और अधिकतम 100 दिन का रोजगार हमारे देश के मजदूरों को मिलता था, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको 125 दिन का गारंटी, रोजगार गारंटी स्कीम के तहत इसको लागू किया है। 2006 में यह योजना जब लागू हुई तो 11.74 लाख करोड़ रुपए इस पे खर्च हो चुके थे, और आज हमारी सरकार ने 1.53 लाख रुपए खर्च किए हैं। 6 से लेकर के 11 तक, 6 से लेकर 14 तक उसका जो खर्च का जो एक तरह से साइज था वो 11.74 लाख करोड़ का था, और अभी हमारी सरकार ने 1.53 लाख मनरेगा के माध्यम से खर्च किए। अब जब इस विधेयक में 125 दिन की रोजगार गारंटी दी जा रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन ये लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ 1.51 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। इस बार इसका बजट बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाया गया है, और बढ़ाने के पीछे तर्क ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और 2047 में हमारा भारत विकसित भारत डिक्लेयर हो, इस लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, और इसी के लिए इस कार्यक्रम को और धारदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो कांग्रेस पार्टी यह विरोध कर रही है वह भूल गई है कि 1980 में इंदिरा गांधी ने सभी पुराने स्कीम्स को, उन्होंने राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम इंदिरा गांधी के नाम पर शुरू किया था। उसके बाद जब राजीव गांधी की सरकार बनी तो राजीव गांधी की सरकार ने जवाहर रोजगार योजना चालू किया, फिर बाद में इसको 2005 में मनरेगा बना दिया, और कांग्रेस ने जिस समय मनरेगा बनाया तो जवाहरलाल नेहरू का भी नाम बदला, और उसके पहले इंदिरा गांधी का भी नाम बदला, और फिर ग्रामीण आवास योजना का नाम आज हमारा पीएम आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से है, और इंदिरा आवास 1985 में राजीव गांधी ने उसको इंदिरा आवास का नाम दिया था, जिसको आज भी कुछ गरीब लोग उसी नाम से जानते हैं। अब जब ग्रामीण विद्युतीकरण शुरू हुआ राजीव गांधी के समय में, तो राजीव गांधी जी ने उसका भी नाम राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के नाम से शुरू किया। अब इसमें जो सबसे ध्यान देने की बात है कि आज तक 11-12 वर्षों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी योजना अपने नाम से शुरू नहीं की। पीएम आवास है लेकिन नरेंद्र मोदी आवास नहीं है, और इसलिए हमारी सरकार इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट चाहती है, और कांग्रेस की सरकार नाम के लिए जीती और मरती है। और इसीलिए आज 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को लागू किया, तो दीनदयाल जी के नाम पर तब लागू हुआ जो दीनदयाल जी अंत्योदय के प्रणेता के रूप में जाने जाते थे, और इसलिए उनके नाम पर योजना चल रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं मोदी सरकार का काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है, काम बोलता है। उसके बाद जो ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने की जो सबसे बड़ी चुनौती है, उस ग्रामीण बेरोजगारी में एक डेटा समझने की जरूरत है कि 2011-12 में ग्रामीण गरीबी का आंकड़ा था 25.7%। पूरे देश भर की जो जनसंख्या थी उसमें लगभग 1/4 हिस्सा गरीब थी। जब यह आंकड़ा 2023-24 में घटकर 4.86% रह गया, ये आप समझिए 21% गरीबी रेखा से नीचे जो लोग थे उनका जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। तो अब जरूरी ये थी कि जब कनेक्टिविटी में सुधार आया, जब लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया,
तो आजीविका का भी साइज बदलना चाहिए, उसके तौर तरीके बदलने चाहिए। आज हम जिन जिन स्कीम्स में खर्चा करते थे, आज हमारी आवश्यकता कुछ और है। और इसलिए जब मैं जिस क्षेत्र का विधायक हूं, आज मैं सबसे ज्यादा वहां जूझ रहा हूं, एक तरफ जल का प्रभाव और एक तरफ जल का अभाव, और उसको लेकर के मैं लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए। यह जो नई स्कीम है, इस स्कीम के माध्यम से वाटर लॉगिंग को भी ठीक किया जा सकता है, और जहां पर पूरी तरह से ड्राउजनेस है वहां पर सिंचाई की व्यवस्था भी हो सकती है। और इसको लेकर के यह योजना बहुत अच्छी योजना है, और इसमें सबसे ज्यादा मोदी सरकार का पीठ थपथपाना इस बात को लेकर चाहिए कि जब 11-12 में इस देश की गरीबी रेखा 25.7% थे, आज वही 23-24 में घटकर 4.86% हो गई है। मतलब कुल मिलाकर लगभग 21% लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और उस स्थिति में आज पहले का स्कीम और आज का स्कीम, जो आज का गरीब है उसकी आवश्यकताएं बदल गई है। कल तक वो डिबिया की रोशनी में रहता था, आज उसको बिजली की रोशनी मिल रही है, आज एलईडी बल्ब मिल रहा है उसके पास। तो आज उसके भी लाइफ स्टाइल बदल गए हैं, और इस नाते ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाता है। पहले 2005 की जरूरतें अलग थी, 2025 की जरूरतें अलग हैं, और इसके आधार पर हमारी सरकार अब इसको कर रही है। कांग्रेस सरकार के समय सबसे ज्यादा आप सुनते होंगे मनरेगा के घोटाले हुआ करते थे। आज हमारी सरकार में एक भी इस प्रकार का कोई विषय नहीं आया। लेकिन यह जो नई योजना है, रियल टाइम डेटा अपलोड, जीपीएस मॉनिटरिंग, मोबाइल मॉनिटरिंग, एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन, इन सभी प्रकार के और तकनीकी सेवाओं का उपयोग करके इस योजना का पूरा नियंत्रण सरकार करेगी, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही साथ भगवान राम के नाम से जब योजना चलती है, और जब लोग उस योजना को करने वाले या उस योजना का लाभ लेने वाले होते हैं, तो उनके मन में ऐसे ही एक भाव आता है कि चलो राम जी के नाम से योजना है तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो एक उनका नैतिक बल बढ़ाने के लिए भी इस योजना का महत्व है। एक मिनट, जल संबंधी कार्य, आज जब हमारा ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, वर्षापात कभी कभी कम हो जा रहा है, तो जल संबंधी कार्य, कोर ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और खराब मौसम के कारण काम में कमी को कम करना। पहले क्या था कि अगर मौसम बहुत खराब हो गया तो 100 दिन का भी काम नहीं मिलता था। आज कुछ काम का ऐसा स्तर बनाया जा रहा है, ऐसी चीजों को लागू किया जा रहा है कि कभी 125 दिन से कम काम किसी को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ नए बिल में मनरेगा के उलट हर हफ्ते भुगतान का प्रावधान है। पहले काम लोग कर लेते थे और चक्कर काटते रहते थे, किसी का भुगतान नहीं होता था, और इसमें वीकली भुगतान का प्रावधान किया गया है। और राज्यों में जो खर्च की भागीदारी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और इसमें जो बिहार की सरकार है उसको 40% खर्च करना है, और भारत सरकार 60% का अपना इसमें केंद्रांश देगी। और विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में इसको शामिल किया जाएगा। मजदूरी की जो दरें हैं उस पर सरकार लगातार चिंता कर रही है कि दैनिक मजदूरी के बराबर इसकी भी मजदूरी हो, और इस पर सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ सेंट्रल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल बनाने का प्रस्ताव आया है, क्योंकि यह कानून तुरंत आया है, और इस कानून को और मजबूत करने के लिए और मजदूरों को लाभ देने के लिए और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार लगातार कई स्कीम से इसको जोड़ने वाली है। आपने देखा होगा कि बिहार भवन मजदूर, और उसको लेकर के उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जिनका रजिस्ट्रेशन इसमें हो जाएगा उनको सरकार कई प्रकार की सुविधाएं देंगी। जो रजिस्टर्ड होंगे, उनका कोई बच्चा मेडिकल में या इंजीनियरिंग में कोई परीक्षा पास करेगा तो सरकार उसके पूरे पढ़ाई की भी व्यवस्था करने वाली है। उनके साथ अगर किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना हो गई तो उनको आपदा से भी पैसे मिलेंगे। अगर वो अपंग हो गए तो उनके परिवार को चलाने के लिए भी सरकार सहयोग करेगी। इन तमाम स्कीमों को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। देश के लगभग 600 संस्थान, योजनाओं और पुरस्कारों के नाम गांधी परिवार पर रखे गए हैं। खेल रत्न पुरस्कार भी गांधी परिवार के नाम से है।
जबकि खेल में उनका कोई योगदान नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने प्रभु श्री राम के नाम से इस योजना का नामकरण किया है, और होना भी चाहिए। जब इस देश का विकास भी हो रहा है और विरासत भी संभाला जा रहा है, एक तरफ फैजाबाद को अयोध्या बनाया जा रहा है और बाबरी मस्जिद जिस जगह पे था वहां प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया, तो करोड़ों भारतवासियों के दिलों में राम है, तो वो दिल लगा करके देश का जब विकास करेंगे तो हमारा भारत 2047 में विकसित भारत होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के उन मित्रों से कहूंगा कि राम जी के नाम का जाप करें, उनका भी कल्याण होगा। सर जी, राम जी जो ये योजना है, इसका लाभ लोगों को कैसे मिलेगा और इसके लिए क्या प्रावधान होगा, लोग कैसे मतलब सब तो बता दिए। लाइन फॉर जॉब के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत 40 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, आज जिस प्रकार का फैसला आया है इसकी सबको उम्मीद थी। इसलिए थी कि यह कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं था, यह फुल प्रूफ आरोप है कि लालू प्रसाद जी ने रेल मंत्री रहते हुए लोगों को नौकरी दिए और साथ में उनकी जमीनें ली, और इसके सामने सामने हर व्यक्ति ने इसको देखा है कि ऐसे किन किन लोगों से जमीन लिखवाए गए। और जब यह मामला सामने आया तो चूंकि न्यायालय के हाथ में था और आज न्यायालय ने एक बहुत ही अच्छा फैसला दिया है, उन सभी लोगों पर चार्ज तय हो गए हैं, और अब चार्ज तय होंगे तो तय है कि उनको सजा मिलना एकदम तय है। अब उसके बावजूद अगर कोई राजनीतिक बयानबाजी करे तो मेरे ख्याल से ये न्यायालय का अवमानना भी है, और हम लोग न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, और हम लोगों को भरोसा है कि उन गरीबों का जिसकी जमीनें लालू परिवार ने लिखवाई है, उनकी आत्मा को जो ठेस लगा है, उनकी आत्मा की ठेस से इन लोगों को सजा होगी और भारत की कानून व्यवस्था उनको सजा देगी। गोपालगंज में बियाडा ने औद्योगिक इकाई के लिए मीरगंज और भोरे में जमीन की अधिग्रहण किया है। आप भी मुख्य सचिव से मुलाकात किए हैं बैकुंठपुर के लिए। बैकुंठपुर की जमीन जो है किस तरह की उपयोगी होगी और किस तरह के कारखाने आने वाले समय वहां लग सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि राम जानकी पथ हम अपने विधानसभा से लेके जा रहे हैं, और जिस सड़क से राम जानकी पथ निकल रहा है उसी सड़क के किनारे हजारों एकड़ जमीनें गंडक के किनारे हैं, और वो जमीनें सब टोपो लैंड है, मतलब अनसर्वे लैंड है। तो सरकार को उन जमीनों को अधिसूचित करने में सरकार को पैसे भी नहीं लगेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि फैक्ट्री वहीं चल सकता है जहां पानी का अभाव नहीं हो। तो इसलिए गंडक के किनारे पानी का कभी अभाव नहीं होने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जितने भी उनके जो फैक्ट्रियां लगेंगी और उनको आवागमन के लिए उनका माल, कच्चा माल या पक्का माल ले जाने के लिए एक बहुत ही नेशनल हाईवे लेवल की सड़क उनको उपलब्ध होगी वहां, और साथ में मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो, छपरा हो, सिवान हो, ये सब जगहों पर के लिए एक उपयुक्त सड़क होगी। इसके अलावे जो सबसे आवश्यक चीज है कि वहां पे जो उनको लेबर की आवश्यकता होगी, उनको बाहर से कहीं नहीं लाना पड़ेगा। वो पूरा इलाका ऐसा इलाका है जहां से 19,000 लोग बाहर रहते हैं, और ये कोविड के समय हमने उनको देखा है, और हमारी इच्छा है कि अगले 2-3 वर्षों में वहां कुछ ऐसे इंडस्ट्री लगे कि उनके लगने के बाद वो सभी लोग जो बाहर प्रवासी बन के रह रहे हैं वो अपने घर लौटे और अपने घर की फैक्ट्री में काम करें और अपने एरिया को आबाद करें। कितने एकड़ लगभग जमीन होंगे वहां पर? लगभग 500 एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं, और माननीय मंत्री जी ने उस पर आदेश कर दिया है। अब अगले 2-3 महीने में उसकी जो प्रक्रिया है उसके आधार पर घोषित होगी, और उसके बाद मैं देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ खुद जाऊंगा और जा करके उनको आमंत्रित करूंगा, और आमंत्रित करके लाके बैकुंठपुर में उनकी यूनिट लगाने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत अच्छा जगह मिल गया है हमको, नदी का किनारा है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, और नेशनल हाईवे जैसी सड़क है जिसकी कनेक्टिविटी है, और पूरा ग्रीन बेल्ट है ताकि वहां किसी को कोई पॉल्यूशन की भी समस्या नहीं होगी। पहले से फैक्ट्रियां? हाँ, इस नाते आप हमको तो बैकुंठपुर में पहले से ही 3 फैक्ट्री है, तो हम आगे हमारे यहाँ कुछ और फैक्ट्रियां लगेगी। तो आज गोपालगंज में जो मेडिकल कॉलेज को लेकर के हल्ला है, जिसमें दिन भर आप लोग भी मेहनत करते रहते हैं, तो मेडिकल कॉलेज तो जिला में बनेगा ही बनेगा,
सरकार तय करेगी कहाँ बनना है, वो उस पर कोई राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। उसी में आखिरी के दम के उस पर सवाल मत कीजिए, हम आपको पूरा जवाब दे रहे हैं बिना सवाल का। इस चीज में चूंकि सरकार के पास सारे प्रस्ताव पहुंचे हुए हैं, सरकार को एक बार निर्णय लेने दीजिए। न निर्णय मुझे लेना है न किसी अन्य प्रतिनिधि को लेना है। जिसको जिस प्रकार की बातें समझ में आ रही है वो उस प्रकार से बात उसमें रख रहा है। रही बात मेरी, तो हम अपने विधानसभा में इसलिए नहीं मांगे हैं क्योंकि हमारे विधानसभा में मांगेंगे तो लोग कहेगा कि पहले से स्वीकृत है गोपालगंज में, तो उसको खींच रहे हैं। फिर कोई कहेगा कि मैं बरौनी मांग रहा हूं, तो ये भी मांग रहे हैं। समय का इंतजार करिए, और हम किसी दूसरे काम में लग गए हैं जिससे हमारे यहाँ के आजीविका की व्यवस्था हो और हमारे यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। बाकी उससे बड़ा हॉस्पिटल बैकुंठपुर में समय आने पर खरमास बाद फिर से सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलने वाले। गोपालगंज में भी उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, तो एनडीए की अभी पार्टी किस तरह की तैयारियां हैं, क्या उम्मीदें हैं? नहीं, जिला प्रशासन लगा है और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात के लिए जाने जाते हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। चुनाव के पहले आए थे, प्रगति यात्रा में जितने स्कीम की उन्होंने घोषणा की थी वो सारा स्कीम सैंक्शन हुआ, टेंडर हुआ और वह उसका काम शुरू हो गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको देखने आ रहे हैं, और साथ ही में जब मुख्यमंत्री जी जिले में आएंगे तो कुछ सौगात जिले को देके जरूर जाएंगे। तो आप सब रहेंगे वहां, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हम सब लोग करेंगे, आप भी करेंगे। और ये अच्छी बात है कि चंपारण से उनके साथ यात्रा शुरू हो रही है और गोपालगंज भी आने वाले, शायद अभी तिथि नहीं आई है और जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है, तिथि आएगा ही आएगा। थावे मंदिर सिद्धपीठ है, चोरी हुई, अब तक कई चोर पकड़े नहीं गए, चोरी का सामान भी रिकवर नहीं हुआ। तो आप लोगों ने अपने स्तर से किस तरह की पहल की है कि चोर पकड़े जाए या फिर सिक्योरिटी व्यवस्था बढ़ाई जाए? देखिए, गोपालगंज के जिला प्रशासन को जितना प्रेशर दिया जा सकता है उतना प्रेशर हम लोगों ने बनाया है। इस मामले में कई राउंड मेरी बात बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से भी हुई है और उन्होंने भी जिला प्रशासन को टास्क दिया है। जिला प्रशासन प्रयास तो कर रहा है, केरल से भी अपराधी पकड़े गए हैं, कुछ बाकी हैं वो भी पकड़े जाएंगे, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सामान भी बरामद हुए हैं। एक बात तो तय है कि अपराधियों तक पुलिस पहुंच गई है, पूरे अपराधी भी पकड़े जाएंगे। लेकिन एक दूसरी तरफ यह भी है कि हमारे ही एनडीए के एक साथी ने, कुचायकोट के विधायक ने, मां थावे की जो सुनी उनके गला था उसके हार को उन्होंने वहां पर सजा करके और माता के दरबार को फिर से सुसज्जित किया है। ये मैं आज उनको आप सभी के माध्यम से मैं बधाई भी देता हूं। धन्यवाद सर।